Assalamualaikum students, I hope you all are fine. Today we are going to discuss our topic production of electricity from biomass and solid waste. पिछले टॉपिक्स में हमने ट्रेडिशनल मेथड को कंप्लीट कर लिया था एंड नॉन ट्रेडिशनल मेथड को. आज हम ये देखेंगे कि अगर आपके पास सॉलिड वेस्ट है या बायोमासेस मौजूद है तो वो किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं. बायोमास इज़ ए नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी. जो हमारे पास बायो का मतलब होता है लाइफ, बायोमास का मतलब होता है कि वो चीज़ें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स में होंगी उनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है. ठीक है. इट कॉन्सिस्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक मटीरियल सच एज रेजिड्यू ऑफ क्रॉप्स, यानी कि इसमें जितने भी ऑर्गेनिक मटीरियल्स हैं. रेजिड्यू ऑफ क्रॉप्स का मतलब है कि जो फसलों से बच जाने वाला दरख्त कटे हुए हों, आपके पास प्लांट्स हों, यानी कि जो जब इनमें से जैसे फसल काश्त कर ली जाती है तो रिमेनिंग क्रॉप्स एंड प्लांट्स रह जाते हैं. वेजिटेबल पील्स हैं, सब्जियों के छिलके, एनिमल डंग होगा एंड सवेज या गारा वगैरह जो होता है, ये तमाम जो चीज़ें आपके पास मौजूद है ये ऑर्गेनिक मटेरियल होता है. ये एक रेजिड्यू यानी कि लेफ़्ट ओवर होता है. आपके पास ये यूज़ किया जाता है फॉर बायोमासेस के लिए. Sewage is that dirt which remained after the staining dirty water. इसका मतलब है कि ये जो सीवेज आपके पास बनता है उसमें क्या होता है कि जब फॉर एग्जांपल गारा वगैरह होता है, सारा चीज़ें गंद और आपके पास होता है. जब उस गारा जैसे आपके पास होता है वो तो बहुत गाढ़ा किस्म का काला होता है. उनमें कुछ ऐसे रिमेन्स होते हैं जिनमें वाटर आगे निकल जाता है और कचरा पीछे से छिलके और ये वो सारा ब्लैकिश कलर में जो है पीछे रह जाता है. द फ्यूल ऑब्टेन बाय बायोमास इज़ ऑफ टू टाइप्स, यानी कि जो हम बायोमास आपके पास इन था ये जो ऊपर हमने पढ़ा हुआ है कि तमाम ये जो बायोमासेस हैं इनसे हम फ्यूल दो के तरह के हासिल करेंगे. एक हमारे पास जो हम ऑब्टेन करेंगे वो हमारे पास गैसोलीन का सब्सटीट्यूएंट के तौर पे यूज़ करेंगे. एक हम यूज़ करेंगे नेचुरल गैस के सब्सटीट्यूएंट के तौर पे. अब इसमें क्या होता है कि द फ्यूल इज़ ऑब्टेन बाय बायोमासेस ऑफ टू टाइप्स. इथेनॉल अल्कोहल इज़ प्रोड्यूस बाय अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, यानी कि जो आपके पास बायोमास होगा उसकी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की जाएगी जो उसके नतीजे में अल्कोहल जो प्रोड्यूस होगा वो गैसोलीन यानी कि जो पेट्रोल आपके पास होता है उसका सब्सटीट्यूएंट यानी कि उसका ऑल्टरनेट होगा. अनदर टाइप ऑफ फर्मेंटेशन गिव आउट मीथेन गैस, यानी कि जो एक तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है, दूसरी अलग फर्मेंटेशन जिसमें मीथेन गैस जो हमारे पास घरों में आती है वो कौन सी मीथेन गैस होती है असल में CH4 विच इज़ द सब्सटीट्यूएंट ऑफ अ नेचुरल गैस. हमारे पास घरों में जो आने वाली जो गैस होती है वो भी CH4 ही होती है. ठीक है. तो ये जो हमारे पास मीथेन गैस फर्मेंटेशन से होती है वो नेचुरल गैस जो उसका सब्सटीट्यूएंट जो दूसरे सोर्स से आ रहा तो उसके सब्सटीट्यूएंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ कॉल्ड बायोगैस. ये गैसेस जो नेचुरल गैस एंड होती हैं ये आपके पास क्या कहलाती है, बायोगैसेस गैस कहलाती है. इट कैन बर्न और यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इन बायोमासेस को जब हम या गैसोलीन या नेचुरल गैसेस इनको बर्न करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. ये एक डायग्राम दिखाया गया जिसमें ये दिखाया गया कि हम बायोमासेस की मदद से किस तरह से हम प्रिपेयर करते हैं गैसेस को. ठीक है. अगर मैं आपको ये समझा देती हूँ आपको नीचे वाला समझ में आ जाएगा. सबसे पहले जो बायोमासेस होता है इसको एंटर किया जाता है यहाँ से ऊपर से. ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये आपके पास है. तो बायोमास इज रोटेड इन अ क्लोज टैंक और अ पाइप, यानी कि ये नीचे ज़मीन के अंदर एक गहरा गड्ढा सा होता है. इसके अंदर क्या किया जाता है, जो बायोमासेस हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स के, रोटेड इन क्लोज टैंक मतलब है कि इनमें डालकर इनको ख़राब किया जाता है विद द हेल्प. ख़राब मतलब है कि इनको फर्मेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया हेल्प टू फर्मेंट इट, यानी कि इसको जो जितने भी कैटल डंग हो गए, एनिमल डंग या प्लांट्स रिमेन्स होते हैं उनको बैक्टीरिया फर्मेंट करता है. एंड बायोगैस इज आउटपुट एंड कैन बी पाइप्ड आउट ईजीली, यानी कि जब आपके पास ये यहाँ पर फर्मेंटेशन हो जाएगी तो जो भी गैस होगी वो यहाँ से जो है वो बाहर निकाल ली जाएगी. ठीक है. द रेजिड्यू लेफ्ट ओवर इन अ पाइप इज़ अ गुड फर्टिलाइजर, यानी कि यहाँ से जब गैसेज निकल जाती हैं तो यहाँ पर जो लेफ़्ट ओवर होता है वो यहाँ आउटलेट से बाहर निकाल लिया जाता है. ये यहाँ से जो निकलने वाली जो मटेरियल होता है किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ये जो यहाँ से जो रेजिड्यू बच गया है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, प्लांट्स के को फर्टिलाइज़र देने के लिए और एज अ गुड फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है.
सॉलिड वेस्ट इज़ अ ड्राई कैबेज दैट इज़ कलेक्टेड बाय म्यूनसिपल कमेटी। जो सॉलिड वेस्ट इसके अलावा अगर कोई बच जाता है तो म्यूनसिपल कमेटी उसको इकट्ठा कर लेती है। सॉलिड वेस्ट इज़ बर्न इन अ टाइप ऑफ फर्नेस। जो आपके पास सॉलिड वेस्ट होता है म्यूनसिपल कमेटी वाले उसको फर्नेस में बर्न करते हैं। दैट द हीट दैट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली सप्लाई टू द बॉयलर्स। अब जो वहाँ से जो सॉलिड वेस्ट यहाँ से जो बाहर निकल गया, अब वो क्या करते हैं कि ये इनको इकट्ठा कर कर उसको बर्न जलाते हैं किसी फर्नेस भट्टी के अंदर। अब वो जब जो भट्टी में जब उसको जलाते हैं, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ ये एक कंटेनर है, इसमें इन्होंने सॉलिड वेस्ट डाल दिया। अब सॉरी, एक कंटेनर है उसमें उन्होंने यहाँ पर क्या फिल कर दिया, वाटर। जो सॉलिड वेस्ट होता है वो यहाँ पर होता है। इन्होंने क्या करता है, यहाँ से इसको क्या प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करके इस सॉलिड वेस्ट को बर्न करते हैं, जिसके नतीजे में यहाँ पर इसमें मौजूद जो वाटर होता है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। और वही जो स्टीम होता है वो किस आगे जाके क्या प्रोड्यूस करता है, जो है इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्टली प्रोड्यूस कर देता है। यानी कि हीट दैट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली सप्लाइड, यानी कि जो सॉलिड वेस्ट को यहाँ बर्न करेंगे इससे जो हीट प्रोड्यूस होगी वो क्या किया जाता है, डायरेक्टली सप्लाई टू द बॉयलर। बॉयलर मतलब वो होता है कि एक बड़ा कंटेनर जिसमें पानी को गर्म किया जाता है, विच कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम, यानी कि यहाँ पर वाटर को किस में कन्वर्ट कर देगा, स्टीम में। द जनरेटर्स आर रन विद द स्टीम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इससे फर्दर आगे जनरेटर्स फिट होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। दिस कैन ऑल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। इसका सबसे फ़ायदा ये होता है कि देखिए बायोगैस आपने एंटर की, यहाँ से एक तो जो नेसेसरी गैसेस थी वो तो हमने यूज़ कर ली, कुछ तो होंगे जो वेस्ट होंगे वो हम एज अ फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ करेंगे, और जो बाकी सॉलिड वेस्ट रह जाएगा उसको हम डायरेक्टली बॉयलर्स को देके डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बहुत सा इजी टॉपिक है, वो हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। देखिए हमारे पास हमने जब चैप्टर का स्टार्ट पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि वर्क का मतलब होता है एबिलिटी टू डू वर्क। किसी चीज़ में किसी चीज़ की काम करने की सलाहियत को हम क्या करते हैं, कहते हैं एनर्जी। तो जो वर्क का यूनिट होता है वही एनर्जी का यूनिट होता है, यानी कि वर्क का यूनिट जॉल्स है तो एनर्जी का यूनिट भी आपके पास क्या है, जॉल्स। ये वाली जो लाइन आप इसको अंडरलाइन करके रखिए, ये MCQs में आती है। हम अभी देख लेते हैं मेजरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें हम लोगों ने देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन ऑल्सो बी मेजर्ड इन जॉल्स। जो आपको पता है कि एनर्जी है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जॉल्स में मेजर की जाती है, बट पर्टिकुलरली किलोवाट पर और यूनिट इज़ यूज फॉर द इंस्ट्रूमेंट, ये मेजरमेंट के लिए हमारे पास जो यूनिट होगा वो कौन सा को, किलोवाट पर और। द मीटर इंस्टॉल्ड इन आवर होम्स मेजर इलेक्ट्रिसिटी इन दिस यूनिट, यानी कि जो घरों में जो मीटर इंस्टॉल्ड हैं, अगर आपको इत्तेफाक को मीटर की रीडिंग चेक करने का तो वहाँ पर एक तो रीडिंग आती है, एक तो वहाँ पर जो है यूनिट्स भी आते हैं साथ ही। वो यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी हम कंज्यूम कर रहे होते हैं वो किस में मेजर हो रही होती है, किलोवाट पर आवर में। The meter is installed in our home, measure electricity in this unit. The number of unit consumed by an electric appliances depends upon the power as well as duration for which it kept on. इसका मतलब क्या हुआ कि जो appliances हमने घर में लगाई हुई हैं, यानी कि अगर आपके पास क्या होता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा एयर कंडीशंस चल रहे हैं, वाटर मोटर्स चल रही हैं, हैवी मोटर ज़्यादा चल रही है, यानी कि जो आपके पास बोरिंग वाली फॉर एग्जांपल अगर मोटर लगी है तो वो हाई पावर मोटर्स होती हैं, वो ज़्यादा आपके पास पावर कंज्यूम करती हैं। और इसके साथ साथ अगर आपने लार्ज टैंक को फिल करना है तो एक तो वो हाई पावर की मोटर होती है, फिर वो ज़्यादा ड्यूरेशन में जब चलेगी तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी, और ज़्यादा जो है वो जो मेजरमेंट उसकी इलेक्ट्रिसिटी की जो भी होगी वो किलोवाट पर आवर में होगी। अगर हम डेफिनेशन पावर की देख लें तो एनर्जी कंज्यूम इन 1 सेकेंड इज़ कॉल्ड पावर, यानी कि पावर का मतलब क्या है कि अगर 1 सेकेंड के अंदर जो एनर्जी कंज्यूम किया जाता है वो उसको हम क्या कहते हैं, पावर। पावर का फार्मूला है पावर इज़ इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि कोई अप्लायंसेस जितनी एनर्जी कंज्यूम करा किसी खास ड्यूरेशन में उसको हम क्या कहते हैं, पावर। द यूनिट ऑफ पावर इज़ वाट, ये अंडरलाइन करके रखिएगा, ये वाला जो यूनिट है ये MCQs में आता है, ठीक है। द सिंबल ऑफ जो वाट का WATT है ना, तो उसी से सिंबल बना लीजिएगा, W उसका सिंबल हो जाएगा। You might have reached 60 watt and 100 watt
प्रिंट एक्सेट्रा प्रिंटेड ऑन बल्ब्स, यानी कि आजकल आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो जितने भी बल्ब्स आपके घरों में आते हैं उनके ऊपर 60 वाट और 100 वाट्स के बल्ब की यानी कि जितनी पावर वो कंज्यूम कर रहा होता है वो बल्ब उसके ऊपर प्रिंट होता है। ठीक है, दिस इज़ द पावर ऑफ बल्ब, यानी कि पहले से ही ये नहीं होता कि 100 वाट का बल्ब है और वो 200 वाट कंज्यूम कर रहा है, नहीं, जो 100 वाट का बल्ब है उसी से पता चल जाता है कि हमने फॉर एग्जांपल घर में कोई ऐसी प्लेस है जहाँ पर हमने 100 वाट का बल्ब नहीं लगाना, अगर आपके पास उनके ऊपर प्रिंटेड ना हो तो आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि भाई 60 वाट का कौन सा और 100 वाट का कौन सा है। दिस इज़ द पावर ऑफ अ बल्ब, पावर ऑफ अप्लायंसेस इज़ मोस्टली प्रिंटेड ऑन इट। ये बात तो ठीक है कि भाई वो बल्ब्स के ऊपर, ट्यूबलाइट्स के ऊपर, एलईडीज़ के ऊपर हर जगह पे मेंशन किया होता है कि कितने वाट का ये होता है। द 1000 वाट पावर इज़ कॉल्ड इज किलोवाट, यानी कि अगर आपके पास 1000 वाट पावर मौजूद है तो वो क्या होती है, वो असल में क्या होती है, 1 किलोवाट होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अगर हम यूनिट देख लें, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ किलोवाट पर आवर, यानी कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है उसको हम किलोवाट पर आवर में भी मेजर करते हैं, विच इज़ डोनेटेड बाय के फॉर किलो, WH के वाट पर और होता है। ठीक है, द इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स मेजर इलेक्ट्रिसिटी इन दिस यूनिट, हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स होते हैं, मीटर्स होते हैं, वो जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को किलोवाट पर आवर में इसलिए मेजर करते हैं क्योंकि हमारी जितनी अप्लायंसेस होती हैं वो 1000 वाट से ओवरऑल घर में देखें तो 1000 वाट से ज़्यादा बिजली कंज्यूम कर रही होती है, इसी वजह से जो यूनिट वो होगा यूज़ होगा किलोवाट पर आवर होता है। अगर हम डेफिनेशन देखें कि 1 किलोवाट पर आवर क्या होता है, इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ कंज्यूम बाय 1000 वाट अप्लाइंसेज एंड वाट, यानी कि अगर एक घंटे में जो घर में अप्लाइंसेज अगर 1000 वाट यूज़ कर रही हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी किस में मेजर की जाएगी, 1 किलोवाट पर आवर के अंदर। According to the above definition, kilowatt per hour, a 100 watt bulb consume 1 unit of electricity in 10 hours and 200 watt bulb consume in 5 hours। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आपके घर में अगर एक बल्ब 100 वाट का है, अगर वो 10 घंटे चल रहा है तो उसका मतलब है कि वो 1 यूनिट बिजली का कंज्यूम करेगा। और अगर आपके पास क्या है कि अगर आपका बल्ब पहले आपके पास कितना था, 100 वाट का 10 घंटे में, अगर आपके पास 200 वाट का बल्ब अगर 5 घंटों में चलता है तो भी वो 1 यूनिट कंज्यूम करता है। ठीक है, अगर 200 वाट का बल्ब यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा रोशनी देगा एज़ कम्पेयर टू 100 वाट के मुकाबले में। एन एयर कंडीशनर ऑफ 2500 वाट कंज्यूम 2.5 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन 1 आवर। देखिए आपके एक होता है हमारे पास एयर कंडीशनर, एक सिंपल एयर कंडीशनर होता है, एक हमारे पास आता है जो आजकल आता है वो दूसरा होता है इन्वर्टर होता है। एयर कंडीशनर तो होता है मगर एक इन्वर्टर होता है जहाँ पर एयर कंडीशनर अगर 25 वाट का है, ठीक है, वो इन्वर्टर नहीं है तो वो आपके पास 2.5 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वो एक घंटे में तकरीबन आपके पास 2.5 जो है इलेक्ट्रिसिटी के जो यूनिट्स हैं वो कंज्यूम करेगा। अगर आपने अपने देखना है, आप अपने घर का एयर कंडीशन चेक करें और उस पर पहले उसकी पावर चेक करें, अगर 2500 का ही आता है तो आपके पास वो एयर कंडीशन जो है वो एक घंटे के अंदर तकरीबन 2.5 वाट्स का इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। फिर आप ये देखिएगा कि आपके पास फॉर एग्जांपल अगर 2.5 यूनिट वो कंज्यूम करता है एक घंटे में, तो जितना घंटे में आप एयर कंडीशन इस्तेमाल कर रहे होते हो आप उससे उसको मल्टीप्लाई करके देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आपका एयर कंडीशन 9 घंटे 10 घंटे भी चल रहा है तो वो 9-10 घंटों में कितनी जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है वो आपको पता चल जाएगा।